दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन बावजूद इंसान इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है। लेकिन एक गलत फैसले की वजह से उसका पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टीडीवाई चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है रतलाम, उसी का औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 10 अक्टूबर 2022 का दिन होता है। तो रतलाम के ही औद्योगिक क्षेत्र के ही एक थाना प्रभारी होती हैं मणि कुमावत, वहीं पर बैठी होती हैं। तभी उनके सामने एक कांस्टेबल आते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब बाहर एक लगभग बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ है, काफ़ी हाफ ढा रहा है। अब जैसी कुमावत इस बात को सुनने के बाद तुरंत ही कांस्टेबल को इशारा कर देते हैं। इशारा करने के बाद वह व्यक्ति उनके सामने आ जाता है, लग जाता है कि साहब हमारा नाम है बाबूलाल चौधरी, हम इसी इंद्रनगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। तभी कुमावत मैडम कहने लग जाती हैं कि बताइए क्या बात है। तभी वह कहने लग जाता है कि हम इप्का कंपनी में ठेकेदारी का काम करते हैं। हमारे परिवार में हमारी पत्नी भी है, हमारा एक बड़ा बेटा है नीलेश, और एक छोटी बेटी है रेणुका, जो हमारे साथ में घर गृहस्थी में अच्छे तरीके से हाथ बटाती है। लेकिन हमारा जो बेटा होता है नीलेश, वह रतलाम से ही ITI जो होता है कोर्स कर रहा है, और उसी कोर्स करने के लिए सुबह जो होता है लगभग 9 बजे के आसपास अपने घर से रोज़ निकल जाता है और शाम को 3 बजे ज़रूर लौट आता है। लेकिन जब कल शाम को 3 बजे हमारा बेटा नीलेश नहीं लौटा, तो इसी वजह से हमारी जो पत्नी होती है ना, उसको काफ़ी चिंता होने लगा। चिंता होने की वजह से तुरंत ही हमारे पास फ़ोन मिलाई। लेकिन जब फ़ोन मिलाई तो हमने उसकी काफ़ी खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद उसका कहीं अता पता नहीं चला। लेकिन हमारी जो पत्नी होती है ना संगीता, और हमारी बेटी रेणुका, दोनों मिलकर जो होते हैं, असल में नितेश का एक अपना मौसेरा भाई है जो वहीं पास ही रहने वाला है, जिसका नाम है जितेंद्र, जो अपना खुद का ही ITI कॉलेज का कोचिंग सेंटर चलाता है। और जैसे ही अब इस चीज़ की जानकारी जो होता ना संगीता और साथ में उसकी बहन रेणुका को लगता है कि हो सकता है जितेंद्र के ही जाकर उसी कोचिंग क्लास पे बैठा हो। इसीलिए पूछताछ के लिए सबसे पहले अब जितेंद्र के क्लास में जाते हैं, और जब जाते हैं पता लगता है जितेंद्र कहने लग जाता है कि हमारे जो मौसा ना ईश्वर चंद जाट, उन्हीं का बड़ा लड़का है बादल, वह हमारे ही कोचिंग सेंटर पर आया हुआ था और हमसे जो था हमारे ही कमरे की चाबी मांग रहा था। कहने लग जाता है कि हमें अपने कमरे की चाबी दे दो, हम अपने पत्नी के साथ तुम्हारे कमरे पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और जैसे ही जितेंद्र जो होता ना वहाँ बादल की बात सुनने के बाद बादल को चाबी दे देता है, और जितेंद्र यही बात जो होता ना उसी समय रेणुका और संगीता से कहना शुरू कर देता है। लेकिन रेणुका और संगीता वह बात सुनकर जो होता है उसी समय काफ़ी चौंक से जाते हैं। चौंक से जाने के बाद दोबारा जो होता है अब जितेंद्र के उसी घर में पहुंच जाते हैं जहां पर जितेंद्र ने बादल की चाबी दे रखी थी। अब रेणुका और उसकी माँ संगीता दोनों जैसे ही बादल के कमरे पर जाते हैं, कमरे में अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं पूरा फर्श पानी से धोया पड़ा हुआ है, लेकिन दीवारों पर कुछ खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। तभी उसकी माँ जो होती है काफ़ी शंकावश वहाँ चीख चिल्ला पड़ती है। चीख चिल्लाने की वजह से आस पड़ोस के लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी लोग अपने मुंह की बातें जो होता है कहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच संगीता और साथ में जो होता है अब नितेश की जो बहन होती है रेणुका को काफ़ी शंका होने लगता है, और जब शंका होने लगता है इसी बीच आकर इसकी जानकारी हमें देते हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है ना नितेश का मौसेरा जो भाई है ना बादल ने ही हमारे बेटे को ले जाकर कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत कांड किया है। अब जैसे वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं मणि कुमावत, जैसे ही बाबूलाल के तहरीर पर यह सारी बात सुनने के बाद जो होता है बाबूलाल के तहरीर पर उसी समय जो होता है अब बादल के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद तुरंत जो होता है सबसे पहले अब जितेंद्र के घर और उसके कमरे पर पहुंच जाते हैं। जब कमरे पर पहुंचते हैं तो वह नज़ारा देखकर जो होता है वहाँ के थाना प्रभारी साथ में इस पर भी ढांप से जाते हैं, क्योंकि कमरा जो होता है अभी ताज़ा दिख रहा है कि धोया हुआ पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ जितने भी खड़े पड़ोसी होते हैं ना सबसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। तभी उसी में से एक पड़ोसी वहाँ निकल कर आता है, कहने लग जाता कि हाँ साहब बादल के साथ उसका एक करीबी होता है,
बादल के ही ताऊ का बेटा है संदीप, जो बादल के शाम उसी के साथ जितेंद्र के कमरे में एक साथ दाखिल हुआ था। और जैसे यह बात होता वहाँ थाना प्रभारी के द्वारा सबको पता चलती है। पता चलने के बाद पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले अब बादल और साथ में संदीप और बादल के जो पिता होते हैं ईश्वर जाट की तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम जो होती है अब उसी वक्त लग जाती है। इन्हीं तीनों की तलाशी करने के लिए इनके घर पर छापा मार देती है। पता लगता है कि तीनों तो अपने घर छोड़कर लगभग 24 घंटे पहले से ही फरार चल रहे हैं। अब पुलिस को जैसी बस इतनी भनक लगती है, पुलिस का जो शंका होता है जाकर अब बादल और साथ में संदीप और साथ में ईश्वर जाट के ऊपर पूरी तरह से टिक जाता है। और उसी टिकने की बदौलत जो होता पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले खबरी लगा देती है कि जल्द से जल्द ये पुलिस के अंडर में आ सकें। इसी बिना पर खबरी जो होते हैं अब बादल और साथ में संदीप और ईश्वर जाट के तीनों की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। खबरी काफ़ी मेहनत करते हैं, उनका जो होता है मेहनत लगभग 48 घंटे के अंदर जो होता है रंग भी ला जाता है। तभी कुछ खबरियों को पता चल जाता है कि वह तो इसी समय क्षत्रिय गांव में एक अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपे हुए हैं। और जैसे पुलिस पता पाती है, पता पाने के बाद पुलिस की टीम तुरंत ही क्षत्रिय गांव में छापा मार देती है। छापा मारने के बाद पुलिस के अंडर जो होता है तीनों जल्द से चढ़ जाते हैं और तीनों को पुलिस की टीम जो होती है थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है पुलिस की टीम, इन्हीं के सामने इनका पूरा लोकेशन और इनका कसीडिया डिटेल जब निकाल के दिखाती है, दिखाने के बाद बिना देरी किए पुलिस के सामने जल्द से जल्द तीनों टूट जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो होता ना नीलेश की जो हत्या का जो जुल्म कबूल करते हैं, जो कहानी बयां करते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल सा जाता है। असल में इसी मध्य प्रदेश का जो रतलाम जिला पड़ता ना, उसी के पास पंचोड़ गांव पड़ता है। इसी गांव के रहने वाले होते हैं बाबूलाल चौधरी, उनकी पत्नी होती है संगीता, जिनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा होता है वह होता है नीलेश और जो सबसे छोटी बेटी होती है वह होती है रेणुका। नीलेश जो होता है अपने पास रहकर जो होता है अपने एक कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेता है। उसी में जाकर जो होता ना इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना शुरू कर देता। लेकिन इधर बाबूलाल जो होते हैं अपने ही इफ्का कंपनी में जाकर एक ठेकेदारी का काम भी लिया करते थे। और ठेकेदारी के काम लेने की वजह से उनके पास थोड़ी बहुत आमदनी भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन ठेकेदारी की वजह से उनके पास काफ़ी बड़े लोगों का उठना बैठना भी होता था। इसी वजह से उनकी जो सोच होती है काफ़ी बड़ी भी होती है। वह सोचने लग जाते हैं कि जब हमारा बेटा अच्छे से अपना पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उसी बीच होता है उसकी पूरी पढ़ाई करवा कर हम ITI का कोर्स करवा देंगे। और इसी फिराक में लगे रहते हैं। तभी कुछ साल के वक्त जो होता ना, अब इधर नीलेश का जो कोर्स होता है इंटर का वह पूरा हो जाता है। और जब पूरा हो जाता है पूरी तरह से पास कर लेता है। तो इसी बीच जो होते हैं बाबूलाल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो होता है रतलाम के एक कॉलेज होता है उसी में ले जाकर ITI का कोर्स करवाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ नीलेश जो होता है अपना ITI का कोर्स जो होता है रतलाम में करना शुरू कर देता है। तभी इसी बीच नीलेश का एक अपने मौसा होते हैं ईश्वर जाट, जो असल में पील पाक के ही क्षत्रिय गांव के रहने वाले होते हैं। उन्हीं का अपना एक छोटा बेटा होता है बादल जाट। बादल जाट जो होता है बराबरी तक कैसे ना तैसे पढ़ाई भी पूरी कर लेता है। और जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो ईश्वर जाट सोचने लग जाते हैं कि उन्हें अपने बेटे की नौकरी लगवा दिया जाए। लेकिन उनका जो बेटा होता है खेती की वजह से जो होता है, क्योंकि बादल के पास काफ़ी ज़्यादा खेती थे, इसी वजह से बादल जो होता है नौकरी की फिराक में ना रहता है। और बादल जो होता है अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना शुरू कर देता है। तभी जो होता है ईश्वर जाट को अपने बेटे को चरित्र को लेकर काफ़ी चिंता होने लगता है। इसी बीच अपने बेटे के लगभग घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है शादी कराने के लिए फैसला भी ले लेते हैं और लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको कुछ रिश्तेदारों को द्वारा पता चल जाता है कि यहीं पास की रहने वाली एक काफ़ी चंचल स्वभाव की लड़की है कविता, जिसकी उम्र बादल से मात्र 2 साल छोटी भी होती है। और जैसे पता पाते हैं कविता के बारे में, पता पाने के बाद जो होता है ईश्वर जाट अपने बेटे बादल की शादी जो होता है कविता के साथ तय करवा देते हैं। और जिस दिन बारात होता है उसी बारात में जो होता है नीलेश भी शामिल हो जाता है। और जब शामिल हो जाता है तो जैसे ही जयमाल पर अब बादल और उसकी जो पत्नी होती है कविता को देखने के बाद जो होता है नीलेश वहीं स्टेज पर कविता का दीवाना हो जाता है। लगभग आधे से ज़्यादा बाराती जो होती है कविता की खूबसूरती का वहीं तारीफ भी करना शुरू कर देते हैं। शादी तो अच्छे से स्पेंड भी हो जाता है। होने के बाद इधर जो होता है नीलेश अपने घर चला आता है। आने के बाद अपने पढ़ाई में पूरी तरह से उलझ जाता है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर देता है। तभी लगभग कुछ ही महीने बीतते हैं। उसी बीच नीलेश को पता चल जाता है कि जितेंद्र जो रतलाम में ही रहकर एक कोचिंग क्लासेस अपना खुद का चलाता है। और जैसे इसको पता चलता है जितेंद्र के कमरे पर जो होता ना, इसी समय बादल अपनी पत्नी कविता के साथ आया है। और जैसे ही
अब इधर नीलेश पता पाने के बाद तुरंत जो होता है अब जितेंद्र के ही अलकापुरी के उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर जितेंद्र का खुद का कमरा होता है। और जैसे ही नीलेश पहुंचता है तो उसी कमरे में देखता है कि एक कमरा होता है, उसी में काफ़ी आवाज़ें आ रही हो। और जब कमरे में झांकता है तो देखता है नीलेश उसी कमरे में जो होता है बादल और उसकी पत्नी दोनों एक साथ हुए पड़े हुए हैं। और जैसे नीलेश यह नज़ारा देखता है उसी समय उसकी आंखें जो होती हैं चौधिया से जाती है। चौधिया से जाने के बाद बाहर खड़ा होता है, कुछ वेट करता है। वेट करने के बाद बादल को जैसे ही पता लगता है कि बाहर आकर जो होता है नीलेश खड़ा हुआ है, नीलेश को अंदर बुलाता है। और नीलेश जैसे ही अंदर जाता है उसी समय उसकी जो टकटकी होती है ना कविता के ऊपर जाकर टिक जाती है। उसके मन में काफ़ी सारे कल्पनाएं गूंजना शुरू हो जाते हैं। और जब गूंजने लगते हैं तो उसी बीच बादल उठ के वहाँ से चला जाता है। उठ जाने के बाद अब वहीं पर बैठ कर नीलेश जो होता है बादल की पत्नी कविता से वहीं मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। उसकी सारी हाल चाल पूछ लेता है। जब हाल चाल पूछ लेता है तो कविता से जो होता है कैसे ना तैसे बसला फुसला कर उससे उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और उसका चैट का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसको भी ले लेता है। लेने के बाद उसी समय अब नीलेश कविता से बोल देता है कि हम तुम्हारे पास आज रात से ही फ़ोन करेंगे। अब वहाँ कविता जो होती है अपने घर चली आती है। जैसे रात का टाइम होता नीलेश अपना मोबाइल निकालता है। निकालने के बाद तुरंत ही उसी समय व्हाट्सएप पे जो होता है चैट करना शुरू कविता से कर देता है और करने भी लग जाता है। और भाभी देवर का जो रिश्ता होता है ना अब व्हाट्सएप चैट के थ्रू इन दोनों का बनना शुरू हो जाता है। और उसी व्हाट्सएप पे हंसी ठिठोले शुरू हो जाते हैं, बातें भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई गंदा मैसेज इधर नीलेश करता तो कविता को कोई भी इसमें दखलंदाजी करने का इरादा भी नहीं होता, जिस वजह से नीलेश की और आदत जो होती है धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है। नीलेश इतना जो होता है अपने आप को कविता के प्यार में खो चुका होता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और नीलेश जो होता है कविता का मोबाइल नंबर जब ले लेता है तो उसी से रातों में कविता से बात करना शुरू कर देता है। लेकिन कविता भी अब धीरे धीरे नीलेश को चाहना भी शुरू कर देती है। इधर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी नीलेश का मिलने का मन करता ना तो अपने गांव से निकलकर कविता के ससुराल क्षत्रिय पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो उससे जाकर मिल भी लेता है। मिल लेने के बाद जो होता है अपने मन को तसल्ली लेकर वहाँ से अपने घर चला आता है। अब दोनों के बीच जो होते हैं प्यार के जो प्रसंग होते हैं ना पूरी तरह से चरम पर पहुँच चुके होते हैं। इसकी कानों कान खबर जाकर आस पड़ोसी के कानों में जब पहुँचती है तो इसकी खबर जाकर तुरंत ही बादल कानों में पहुँच जाता है। कविता और नीलेश के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चल रहा है। और जैसे बादल इतनी सी भनक पाता है, भनक पाने के बाद अपनी पत्नी कविता से बात जैसे पूछने लग जाता है तो कविता उसी समय कह देती है कि ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, बस हमारे बीच जोता सिर्फ भाभी और देवर का रिश्ते तक ही सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जोता बादल अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता। उसी दिन से अब आए दिन अब अपनी पत्नी कविता और नीलेश के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता और उसी फिराक में लगा रहता है। लेकिन कुछ दिन जो होती है अब कविता और साथ में नीलेश दोनों सावधानी बरतते हैं। बरतने के बाद कुछ वक्त तो बीतता है लेकिन इधर जो होता है नीलेश और कविता के जो होता है शरीर में एक आग से लग चुकी होती है। मिलने के लिए उतावले पड़े रहते हैं। तभी दोबारा जो होता है दोनों साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। तुरंत की खबर जो होता है जाकर अब बादल को लग जाता है। और जैसे ही बादल को लगता है उस समय काफ़ी भन्ना से जाता है। वह सोचने लग जाता है कि अब तो जो होता है नीलेश ना हमारी बातों से सुधरने वाला नहीं है, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए नीलेश को रास्ते से ठिकाना लगाना पड़ेगा। तभी जो होता है अब बादल उसी समय एक खतरनाक फैसला लेता है। वह सोचने लग जाता है हम किसी प्लान के तहत जो होता है नीलेश को अपने रास्ते से हटाएंगे। तभी जो होता है बादल का ही अपने ताऊ का एक बड़ा लड़का होता है संदीप, उसको जाकर जो होता है नीलेश के रास्ते से हटाने के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। और जैसे संदीप सुनता ना, सुनने के बाद जो होता है अपने भाई बादल की बातों को अहमियत देता है और उसके जो होता है बातों में आकर उसके जो होता है प्लान में शामिल हो जाता है। और जब शामिल हो जाता है तो अच्छे समय का जो होता है इधर बादल इंतज़ार करना शुरू कर देता है। तभी 9 अक्टूबर 2022 का दिन होता है। वही लगभग सुबह का 10 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी बीच बादल जो होता ना जहाँ पर जितेंद्र का ITI का जो कोचिंग क्लासेज होता ना वहीं पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद जो होता है उससे कहने लग जाता है कि दोस्त एक बार अपने कमरे की चाबी दे दो क्योंकि हम अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे कमरे पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और जितेंद्र जो होता अपने कमरे की चाबी निकाल कर उधर जो होता ना बादल को पकड़ा देता है। पकड़ाने के बाद बादल तुरंत ही जाता है रतलाम के ही उसी ITI कॉलेज में पहुंच जाता है। और वहीं पर नीलेश मौजूद होता है। नीलेश से मिलकर कहने लग जाता है कि आज हम अपनी पत्नी के साथ जो होता ना जितेंद्र के कमरे पर आए हुए हैं।
और कविता जो होती है काफ़ी अच्छे पकवान बना रही है, तुम्हें भी बुला रही है। और जैसी आवाज़ होता है नीलेश अब बादल के द्वारा सुनता है ना, उसके मन में उसी समय खुशियों का जो लड्डू होता है फूटना शुरू हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे होता है उसी समय अब बादल के साथ नीलेश तैयार हो जाता है। और जब तैयार हो जाता है कुछ मिनट का सफ़र तय करके जो होता है ना, बादल के साथ नीलेश जितेंद्र के कमरे पर पहुंचता है। और जैसे घर के अंदर दाखिल होता है तो वहीं पर एक कुर्सी होता है, उसी कुर्सी पर संदीप बैठा होता है। संदीप को देखकर जो होता है नीलेश को काफ़ी अचंभा से लगने लगता है। उसको लगने लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए जो होता है नीलेश तुरंत ही भागने की फिराक में लग जाता है। लेकिन इसी बीच संदीप उठता है। उठने के बाद जो होता है नीलेश को पकड़ लेता है। और जैसे ही पकड़ता है तो बादल भी पकड़ लेता है। दोनों पकड़ लेने के बाद तुरंत ही ज़मीन पर उसको गिरा देते हैं। फिर वहीं एक तेज़धार हथियार होता है, उसी तेज़धार हथियार उठाने के बाद जो होता है ना, नीलेश के शरीर पर काफ़ी वार करते हैं, जिसकी वजह से नीलेश को वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाती है। होने के बाद वह लोग काफ़ी दोनों सन्ना सा रह जाते हैं। सन्ना सा रह जाने के बाद तुरंत जो होता है फर्श पूरी तरह से साफ़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फर्श पे पूरी तरह से खून के छींटे पड़े हुए थे। और इसी बीच बादल के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वह मोबाइल कॉल देखता है तो वह तो जितेंद्र का है। जितेंद्र कहने लग जाता है कि वो कमरे पे आ रहे हैं, लगभग आधे घंटे बाद ज़रूर आ जाएंगे। और जैसी आवाज़ बादल सुनता है उसी समय सना से रह जाता है। वह सोचने लग जाता है कि आखिर नीलेश के बॉडी को हम ठिकाने कहाँ लगाए। और तुरंत जो होता संदीप को बोल देता है। संदीप को बोलने के बाद संदीप जो होता मार्केट जाता है, वहाँ पर एक नया संदूक लेता है, कुछ कंबल लेता है। लेने के बाद जो होता है जितेंद्र के कमरे पर पहुँच जाता है। और बादल जो होता तुरंत ही अब नीलेश के बॉडी को उसी जो होता चादर में लपेट कर संदूक में डंप कर देता है। संदूक में डंप करने के बाद बादल तुरंत ही संदूक सहित बाइक पे ले जाकर संदीप सहित वहीं पर बैठ जाता है। बैठने के बाद लगभग 40 किलोमीटर दूर सफ़र तय कर जो होता मांडू के ही झड़िया घाट पहुँचते हैं। घाट पहुँचने के बाद देखते हैं काफ़ी सारा घना जंगल है। उसी जंगल में ले जाकर जो होता है अब नीलेश को उसी संदूक सहित वहाँ ले जाकर एक गड्ढे में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद इधर जो होता है छतरी अपने गांव जो होता है दोनों चले आते हैं। अपनी ज़िंदगी काफ़ी आराम से जीना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ लगभग 48 घंटे के अंदर ही ये दोनों चढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने इधर जो होता है संदीप और बादल जाड़ जो सच्चाई निकाल के लाते हैं, इससे पुलिस का कलेजा भी दहल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है बादल और संदीप जाड़ को लेकर जाती है उसी झड़िया में। जाने के बाद वहाँ संदूक को देखती है। देखने के बाद उस संदूक को जब खोलती है ना झाड़ी में, तो उसी संदूक में जो होता है नीलेश का बॉडी निकलता है। तो पुलिस का जो चेहरा होता है पूरी तरह से दंग सा रह जाता है। अब पुलिस जो होता है अब नीलेश को बॉडी को अपने कब्जे में लेते, पोस्टमार्टम करवा देते। पोस्टमार्टम करवाने के बाद नीलेश को बॉडी को बाबूलाल को सौंप देते। लेकिन बाबूलाल के घर परिवार वालों को जैसे पता चलता है तो वह कुछ सोच ना पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई पूरी आती है ना, इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है बादल जाट और संदीप को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य ना किसी को परेशान करना, ना किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।